प्री ऑपरेटिव केयर। ऑपरेशन से पहले हम यूजुअली क्या करते हैं, कोई भी ऑपरेशन हो तो हम एंटीकोगुलेंट थेरेपी को विदहोल्ड कर देते हैं। एंटीकोगुलेंट जैसे कि एस्पिरिन हो गया या वॉरफेरिन हो गया, इसको हम रोक देते हैं। पहले हम ऐसे ही किया करते थे। आई की सर्जरी में भी जब भी आई की सर्जरीज होती थी तो हम एंटीकोगुलेंट थेरेपीज़ को 5 से 7 दिन पहले रोक दिया करते थे। लेकिन अब नई स्टडीज़ ऐसा शो करती है कि देयर इज़ नो डिफरेंस। अगर हम एंटीकोगुलेंट थेरेपीज़ को विद होल्ड भी करें तो उसका कैटरैक्ट सर्जरी पे कोई रिस्क नहीं होगा। तो इसीलिए आजकल हम एंटीकोगुलेंट थेरेपीज़ को विदहोल्ड नहीं करते। अब ऑपरेशन से पहले हमें डायलेटिंग ड्रॉप्स डालने हैं, हर 10 मिनट में डालने हैं, 4 डोसेस डालने हैं, एटलीस्ट 1 आवर बिफोर द सर्जरी। सर्जरी से 1 घंटा पहले हर 10 मिनट में 4 डोसेस करके डायलेटिंग ड्रॉप्स डालने हैं ताकि प्यूपिल अच्छे से डायलेट हो जाए। एडिशनल डायलेटिंग ड्रॉप्स में बी एडमिनिस्टर्ड इन द ऑपरेटिंग रूम, और अगर और डायलेटिंग ड्रॉप्स की ज़रूरत है तो वो ऑपरेटिंग रूम में हम डाल सकते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट्स को एंटीबायोटिक, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रॉप्स देते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो सर्जरी के बाद। ये हम प्रोफाइलैक्टिकली देते हैं। प्रोफाइलैक्टिकली का मतलब होता है टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ इन्फेक्शन। कोई इन्फेक्शन आगे जो अगर होने वाला है वो ना हो। फिर पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैटरैक्ट सर्जरी आउटपेशेंट बेसिस पर हो सकती है। आधे घंटे बाद पेशेंट को, सर्जरी के आधे घंटे बाद हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। तो डिस्चार्ज समरी में हम सब कुछ लिखते हैं कि पेशेंट को कौन कौन सी मेडिकेशंस लेनी है, कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं, कब उसको फॉलोअप के लिए आना है। ये सब चीज़ें हम डिस्चार्ज समरी में लिखते हैं और इसके अलावा हम पेशेंट को वर्बली भी समझाते हैं। The nurse also explained that there should be minimal discomfort after surgery and instruct the patient to take mild analgesic agent such as acetaminophen as needed. तो नर्स पेशेंट को बताती है कि सर्जरी के बाद थोड़ी ही डिस्कम्फर्ट होगी, ज़्यादा पेन नहीं होगा, और उस थोड़ी डिस्कम्फर्ट के लिए या थोड़े से पेन के लिए वो एसिटामिनोफेन या माइल्ड एनाल्जेसिक एजेंट्स ले सकता है। इसके अलावा हम पेशेंट को एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और कॉर्टिकोस्टेरॉइड आई ड्रॉप्स या ऑइंटमेंट्स देते हैं पोस्ट ऑपरेटिवली, ताकि हम कोई भी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशंस को प्रिवेंट कर सकें। जैसे कॉम्प्लिकेशंस मैंने आपको बताए थे, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस एंडोप्थेल्माइटिस है, टास इज टॉक्सिक इंटीरियर सेगमेंट सिंड्रोम, और मैंने आपको बताया था कि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है वो यूजुअली हम टास में देते हैं और एंटीबायोटिक्स हम बैक्टीरियल एंडोप्थेल्माइटिस में देते हैं। तो इन सब को प्रिवेंट करने के लिए पहले से ही हम एंटीबायोटिक्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे देते हैं पेशेंट को। फिर टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल रबिंग और पोकिंग ऑफ द आई, द पेशेंट वेयर्स अ प्रोटेक्टिव आई पैच फॉर 24 आवर्स आफ्टर सर्जरी। सर्जरी के 24 घंटे तक एक प्रोटेक्टिव आई पैच लगा दिया जाता है पेशेंट को, ताकि कोई एक्सीडेंटल रबिंग या पोकिंग ना हो। पोकिंग मतलब कुछ चुभ ना जाए आँख में या फिर वो रब ना कर लें अपनी आँखों को। थोड़ी बहुत इचिंग क्योंकि हो सकता है पेशेंट को सर्जरी के बाद हो, तो इसीलिए हम पेशेंट को इससे प्रोटेक्ट करने के लिए कि वो रबिंग ना करे, पहले से ही हम आई पैच लगा देते हैं, और ये आई पैच लगभग 24 घंटे तक के लिए लगाते हैं। फिर उसके बाद पेशेंट को बोलते हैं कि वो ग्लासेस पहने, आई ग्लासेस पहने। दिन में आई ग्लासेस पहनने के लिए बोलते हैं क्योंकि आईज़ जो है सेंसिटिव होती है लाइट से, और रात में हम बोलते हैं मेटल शील्ड पहनने के लिए। मेटल शील्ड इसलिए बोलते हैं ताकि रात में हाथ ना लग जाए सोते सोते। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू ऑलवेज वॉश हैंड्स बिफोर टचिंग और क्लीनिंग द पोस्ट ऑपरेटिव आई। हमें हमेशा पेशेंट को बोलना है कि कभी भी अपने गंदे हाथ आँखों पे ना लगाएं, हमेशा हाथ धोकर ही
आँखों पे लगाए। स्पेशली जो हमारी पोस्ट ऑपरेटिव आई होती है वो बहुत ज़्यादा प्रोन होती है टू इन्फेक्शन, इट इज़ मोर प्रोन टू इन्फेक्शन। तो इसीलिए हमें पेशेंट को बोलना है कि वो अपना हाथ धोकर ही पोस्ट ऑपरेटिव आई पे लगाए। और इसके अलावा पेशेंट को बोलना है कि पोस्ट ऑपरेटिव आई को क्लीन करने के लिए एक क्लीन टॉवल लें या क्लीन टिश्यू पेपर लें और हमेशा इनर कैंथस टू आउटर कैंथस ही क्लीन करें। इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू शैम्पू हेयर कॉशियसली और सीक असिस्टेंस। तो जब पेशेंट बात ले रहा है तो उसको ये इंस्ट्रक्ट करना है कि वो जब वो शैम्पू लगाए तो वो शैम्पू लगाते वक्त पूरी सावधानी बरते, क्योंकि शैम्पू ज़्यादातर आँखों में चला जाता है, तो पोस्ट ऑपरेटिव आई में शैम्पू नहीं जाना चाहिए। इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू अवॉइड लाइंग ऑन द साइड ऑफ द अफेक्टेड आई एंड नाइट आफ्टर सर्जरी। जिस दिन सर्जरी होती है उस रात में पेशेंट को बोलना है जिस आई का ऑपरेशन हुआ है वहाँ उसकी करवट ना लें, दूसरे आई की तरफ की करवट लें, ठीक है। अवॉइड लाइंग ऑन द साइड ऑफ द अफेक्टेड आई, जिस आई का ऑपरेशन हुआ है उस जगह की करवट ना ले, दूसरी तरफ की करवट ले। कीप द फॉलोइंग एक्टिविटी लाइट, वॉकिंग, रीडिंग, वॉचिंग टेलीविज़न। तो जो एक्टिविटीज़ जिसमें ज़्यादा हमारी आँखों की ज़रूरत होती है, जैसे कि रीडिंग बुक्स और वॉचिंग टेलीविज़न। वॉकिंग भी, क्योंकि वॉकिंग हम देख कर ही चल पाते हैं, जब हम देखते हैं तभी हम चल पाते हैं कि सामने कुछ है या नहीं है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ों को ऑपरेशन के बाद कम रखना है ताकि हमारी आइज़ पर ज़्यादा स्ट्रेन ना हो। रेज्यूम द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ ओनली एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। और बाकी ये जो एक्टिविटीज़ है जैसे कि ड्राइविंग हो गया या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग एक्टिविटीज़ है, ये सारी एक्टिविटीज़ हमें तभी करनी है जब हमें फिजिशियन से परमिशन मिल जाए। अवॉइड लिफ्टिंग, पुशिंग और पुलिंग ऑब्जेक्ट्स हेवियर देन 15 पाउंड्स। 15 पाउंड से हेवियर ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं उनको ना तो हमें लिफ्ट करना है, ना पुश करना है, ना पुल करना है। अवॉइड बेंडिंग और स्टूपिंग फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। पेशेंट को बोलना है कि ज़्यादा देर तक बेंड ना करें, ज़्यादा देर तक झुके ना। बी केयरफुल व्हेन क्लाइंबिंग और डिसेंडिंग स्टेयर्स। जब भी वो सीढ़ियों से चढ़े या उतरे तो उसे सावधानी रखनी है, क्योंकि हो सकता है कि उसे सही से दिखाई ना दे और वो गिर जाए और गिरने पे ज़्यादा चोट आ सकती है। Contact the physician immediately if any of the following problem occur before the next physician's appointment। और अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको फिजिशियन को बताना है, जैसे कि विजन चेंजेस मतलब कि अगर उसको पहले से कम दिखाई देने लगे, पहले जितना दिखाई दे रहा था उससे भी कम अगर दिखाई देने लगे तो उसको कांटेक्ट करना है फिजिशियन को। फिर कंटिन्यूस फ्लैशिंग लाइट अपीयर टू द अफेक्टेड आई। अब जो अफेक्टेड आई है उसके सामने बार बार फ्लैशिंग लाइट आ रही हो तो तब भी उसको कांटेक्ट करना है फिजिशियन को। रेडनेस, स्वेलिंग और पेन इंक्रीजेस इन द आई। अगर आई में पेन ज़्यादा है तो इट में इंडिकेट पेन, रेडनेस और स्वेलिंग है तो इट में इंडिकेट इन्फेक्शन। और अगर डिस्चार्ज है अगेन इट में इंडिकेट इन्फेक्शन। द अमाउंट और टाइप ऑफ आई डिस्चार्ज चेंज, आई ड्रेनेज चेंजेस। थोड़ा बहुत तो डिस्चार्ज होता ही है ऑपरेशन के बाद, वो हम क्रस्ट को रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दी, जो क्रस्ट जम जाता है वो हम रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दी टॉवल, क्लीन टॉवल। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ड्रेनेज हो और कलर भी उसका थिक येलो कलर हो, बहुत ज़्यादा ड्रेनेज हो तो इट मे इंडिकेट इन्फेक्शन। द आई इज़ इंजर्ड इन एनी वे। और अगर कभी जो ऑपरेटिव आई है उसको इंजरी हो जाए, उसको चोट लग जाए तो तब भी हमें पेशेंट को बोलना है कि वो फिजिशियन को कांटेक्ट करे। सिग्निफिकेंट पेन इज़ नॉट रिलीव्ड बाय एसिटामिनोफेन। और एसिटामिनोफेन लेने के बाद भी अगर पेशेंट का पेन नहीं रिलीव हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन है, अगेन द पेशेंट हैज़ टू कॉन्टैक्ट द फिजिशियन इमीडिएटली। Slight morning discharge, some redness and scratchy feeling may be expected for a few days. A clean damp washcloth may be used to remove slight morning eye discharge. तो मैंने आपको जैसे बताया कि मॉर्निंग में थोड़ा बहुत डिस्चार्ज होना
नॉर्मल है, रेडनेस और स्क्रैची फीलिंग होना नॉर्मल है, लेकिन अगर ये ज़्यादा हो तो प्रॉब्लम है। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि क्लीन क्लॉथ यूज़ करें और उसको थोड़ा सा हल्का सा गीला करके अपनी आँखों को, पेशेंट को बोलना है कि अपनी आँखों को साफ़ करें। Because cataract surgery increases the risk of retinal detachment, the patient must know to notify the surgeon if new floaters in vision, flashing lights, decrease in vision, pain और increase in redness occur। जब हम retinal detachment पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक risk factors में बताया था aphakia। aphakia वो कंडीशन होती है जब कैटरैक्ट में हम लेंस को रिमूव कर देते हैं, तो तब उस कंडीशन को बोलते हैं एफेकिया। तो कैटरैक्ट सर्जरी के बाद रेटिनल डिटैचमेंट होना कॉमन है। इट इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर। पोस्ट कैटरैक्ट सर्जरी इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर रेटिनल डिटैचमेंट। तो अगर पेशेंट को आँखों के सामने फ्लोटर्स आ रहे हैं, डॉट्स आ रहे हैं, या फ्लैशिंग लाइट्स आ रही है, या पेन हो रहा है, रेडनेस हो रही है, या आँखों से दिख नहीं रहा है सही से, तो पेशेंट को नोटिफाई करना है फिजिशियन को, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स किस चीज़ के हैं, ये रेटिनल डिटैचमेंट के सिम्टम्स है। द आई पैच इज़ रिमूव्ड आफ्टर द फर्स्ट फॉलोअप अपॉइंटमेंट। आई पैच जो है फर्स्ट फॉलोअप के बाद हम रिमूव कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी हो सकता है कि विजन थोड़ा ब्लर्ड रहे। ब्लर्ड मतलब धुंधला रहे, ब्लर्ड रहे विजन। और विजन जो है आहिस्ते आहिस्ते इम्प्रूव होता है जैसे जैसे आंखें हील होती हैं, आंखें ठीक होती हैं, मतलब जो सर्जरी के बाद जैसे आंखें हील होती है वैसे वैसे विजन भी आहिस्ते आहिस्ते इम्प्रूव होने लगता है। थैंक यू।